में सेक्शन 154 में डिस्क्राइब की गई थी। हालांकि कोई स्टेचुटरी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन केवल जो है कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन दिया गया था सीआरपीसी 154 में, और 173 बीएनएसएस में भी एफआईआर का कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन दिया गया है। जो बेरेक से बताया है तो 4 क्लोज हैं। सबसे पहले बताता है कि जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना, चाहे ओरली, रिटिन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप किसी थाने के बाहर साधक को देते हैं, एसएचओ पुलिस स्टेशन को देते हैं, और अगर ये ओरल है तो वो राइट डाउन करता है, पढ़कर सुनाता है और उस पर साइन लेता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मींस में है तो 3 दिन के अंदर उस पर साइन करा लेता है, तो इसे कहते हैं एफआईआर का दर्ज किया जाना। एफआईआर के दर्ज किए जाने के लिए जरूरी नहीं है कि एफआईआर उसी थाने में दर्ज की जाए जिस थाने के क्षेत्राधिकार में जिस थाने के क्षेत्राधिकार में अपराध कारित हुआ है। लेकिन बीएनएसएस का सेक्शन 173 का क्लोज 1 ये कहता है कि आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। क्लोज 2 ये कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको उसे जरूर देनी होगी जिसने आपको एफआईआर दी है, इंफॉर्मेशन दी है। थर्ड ये कहता है अगर 3 साल से लेकर 7 साल तक के अपराध हैं तो पुलिस ऑफिसर एसएचओ या डीएसपी से प्रायर परमिशन से पहले प्राइमरी इंक्वायरी कर सकता है वेदर सच ऑफेंस में बी कमिटेड और नॉट, या नॉट एग्जिस्ट। और फोर्थ ये कहता है अगर एफआईआर पुलिस ऑफिसर आपकी दर्ज नहीं करता है तो आप डाक द्वारा बाय पोस्ट एसपी को, एसपी खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या कराएगा, या फिर अगर आप एसपी की भी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जाकर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रोच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सब एफआईआर। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द एसएचओ ईदर ऑरली, रिटिन और इलेक्ट्रॉनिक मींस। मैं आपको दर्ज कैसे की जानी है, बीएनएसएस सेक्शन 173 बीएनएसएस के अनुसार। अब आते हैं हम इसके एसेंशियल एलिमेंट पर। अगर इनमें से एक पॉइंट भी मिस है तो एफआईआर नहीं मानी जाएगी वो स्टेटमेंट। पहला, देयर मस्ट बी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अपराध संज्ञेय होना चाहिए। अगर अपराध सूचना में संज्ञेय नहीं है, किसी अन्य अपराध की सूचना है, तो वो एफआईआर नहीं है। दूसरा, वो दी जानी चाहिए थाने के बाहर साधक अधिकारी को, मतलब इंस्पेक्टर साहब को जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं। 2 हो गया। तीसरा, ये हमेशा रिकॉर्ड की जानी चाहिए उस किताब में जो स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली, जिसे आप जीडी कहते हैं, आपको दी है कि इसमें दर्ज कीजिए। क्लियर? कोई लाया भी, लिखकर भी दी, पूरी तुम्हें बताया भी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, और तुमने उसकी एंट्री नहीं की, मतलब चिक नहीं काटी। एफआईआर की 3 चिक कटती हैं, 3 कॉपी होती हैं। एक कॉपी रहती है थानेदार के पास, एक कॉपी रहती है जो लाया है उसको दी जाती है, और एक कॉपी जाती है मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर? और जीडी में दर्ज होती है, चिक कट कर जाती है फिर वो मजिस्ट्रेट के पास। पहला, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, एसएचओ से होना चाहिए और जीडी में दर्ज होना चाहिए। और चौथा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा है तो भैया 3 दिन के अंदर उस पर साइन करने आना चाहिए। पांचवा, उस पर इंफॉर्मेंट के साइन जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, है किसकी और उसकी ऑथेंटिक वैल्यू नहीं रह पाएगी। तो एफआईआर पर साइन होना भी जरूरी है। नहीं हो पाई जल्दबाजी में, लेकिन जिसने दी है वो इसे स्वीकार कर रहा है और 2 गवाह भी हैं, तो ये प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा। इससे उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई पावर वो नहीं होगा, ये केवल प्रक्रियात्मक लैप्स है, लेकिन होने चाहिए। और लास्ट, ये फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए, ये समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट है तो एफआईआर है, और अगर ये 6 पॉइंट में से एक भी मिस है तो वो एफआईआर नहीं है। नेक्स्ट आगे, जो एफआईआर है बच्चे, वो जनरली ये 4-5 तरह की एफआईआर होती हैं। मतलब 4-5 तरह की एफआईआर ना कहकर इनको अलग अलग तरह से इसके काइंड्स को डिफाइन किया जा रहा है, उसके टाइप्स को। जैसे सबसे पहली और सबसे सिंपल जिस एफआईआर को आप जानते हैं उसे रेगुलर एफआईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर एफआईआर। रेगुलर एफआईआर कौन सी होती है बच्चे? रेगुलर एफआईआर वो एफआईआर होती है जो उसी थाने में की जाती है, उसी प्रकार से की जाती है जैसा कि भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका सेक्शन 73 बताता है। जिस थाने के क्षेत्राधिकार में
अपराध कॉग्निजेबल कमिट हुआ, उसी थाने में जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसे रेगुलर एफआईआर कहते हैं, उसे सामान्य एफआईआर कहते हैं। एन एफआईआर लॉज इन द पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिडिक्शन द ऑकरेंस इज कमिटेड, सच एफआईआर इज कॉल्ड रेगुलर एफआईआर। कोई दिक्कत? दूसरा दूसरा कल मैंने आपको समझा ही दिया था, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है जो उस किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे उस थाने के क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेगा, जिस भी थाने में आज जाकर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे वो तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, पर उसे कोई नंबर नहीं देगा, और फिर उस एफआईआर को वो उस थाने को भेज देगा जिस थाने के क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। फिर वो थाना अब उस पर नंबर डालकर और एफआईआर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर देगा, उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जैसे अपराध हुआ था दिल्ली में और तुम डरे हुए घबराए हुए दौड़े दौड़े आ गए अपना गाजियाबाद में। जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें समझाया था कि मान लो दिल्ली कोई लड़की इंटरव्यू के लिए गई है, उसके साथ बदतमीजी किसी ने कर दी है, गलत व्यवहार उसके साथ कर दिया है ना। वो अब बच्ची है, उस हिसाब से नहीं समझती है, थोड़ा घबराई हुई है, उतनी बोल्ड नहीं है, तो वो अपना घर आती है, घर आकर वो सोचती है कि ना बताऊं ना बताऊं। फिर वो अपने मदर फादर से वो एक दिन बता ही देती है कि मेरे साथ दिल्ली में इस तरह से एक गलत व्यवहार हुआ। अब उसकी जो मम्मी पापा हैं वो भी कोई ऐसे जाने पहचाने और बड़े नाम के लोग नहीं है, दाढ़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति है, उन्हें कोई इधर उधर की कोई नॉलेज नहीं है। उन्हें तो यही पता है कि भैया पुलिस के पास ले जाते हैं, उन्हें ये थोड़ी पता है कि उसी थाने की पुलिस के पास ले जाना है जहां पर अपराध हुआ है। तो वो अब अपने गाजियाबाद के ही पुलिस थाने में जहां वो रहते हैं लेकर गए उस बच्ची को। तो अब वो गाजियाबाद का पुलिस थाना उस एफआईआर को दर्ज करेगा, क्योंकि वो जानता है कि यह अपराध दिल्ली में हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली का अपराध वो थाना ही करेगा। तो वो क्या करेगा, उस पर बिना कोई नंबर नोट किए एफआईआर दर्ज कर लेगा और उसके बाद उसे पहुंचा देगा उस थाने पर जिसको उसका इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। तो ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। एफआईआर इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन मे बी लॉज्ड इज कॉल्ड जीरो एफआईआर। ठीक है। फिर आती है बच्चे एक मल्टीपल एफआईआर। ध्यान से समझना इस प्रिंसिपल को। एक अपराध में एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती, ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली बार जो इंफॉर्मेशन आई उसे ही एफआईआर कहते हैं, दूसरी बार जो इंफॉर्मेशन आई उसे कभी एफआईआर नहीं कहेंगे। तो एक अपराध में एक से ज्यादा बार इंफॉर्मेशन आई, तो जो इन पांच में से पहली बार आई होगी उसे ही एफआईआर कहते हैं। तुमने इस थाने में दर्ज कर दी, दूसरे थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करने लगे, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बाद वाली जितनी भी सूचनाएं हैं वो केवल सूचना है, वो एफआईआर नहीं हो सकती। पर हां, एक घटना की एक ही एफआईआर हो सकती है, पर एक घटना के साथ एक से अधिक अगर अपराध हुए हैं तो उनकी उतनी ही एफआईआर हो सकती है। उदाहरण के लिए इसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर, या आप इसे कह सकते हो मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर कैसे हो सकती है बच्चे? मैं आपके घर में घुसा और मैंने चोरी कर ली, ठीक है, चोरी कर ली और आपने जाकर मेरी क्या करा दी? एफआईआर करा दी, ठीक। और मैंने शाम को घर से निकलते समय यह भी कहा था कि अगर चोरी की तुमने किसी को सूचना दी तो जान से मार दूंगा। ऑकरेंस एक है लेकिन इवेंट दो हो रहे हैं, अपराध दो हैं, एक चोरी का अपराध है और एक चोरी के लिए जान से मारने की धमकी का है। तो मैं चोरी के अपराध के लिए मैंने एफआईआर दर्ज करा दी थी। अब मुझे याद आया कि भाई इसने तो धमकी भी दी और उसने शाम को आकर फिर पुनः उसे धमकी को दोहराया। अब मैं उसी घटना से संबंधित धमकी के लिए दूसरी एफआईआर जो दर्ज कराता हूं, तो आप उसे एक से ज्यादा एफआईआर या मल्टीपल एफआईआर कह सकते हैं। दो घटनाएं हैं, एक अपराध में, एक कार्य, एक ट्रांजैक्शन में दो घटनाएं हैं, दो अपराध हैं, तो आप इनसे संबंधित दो एफआईआर दे सकते हैं। पर एक अपराध की एक ही एफआईआर होगी, दोबारा नहीं। अगर तुमने पहले अपराध में ये कह दिया कि भैया ये आदमी आया मेरे घर में और चोरी करने के बाद इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी,
और मुझे अब इससे डर लग रहा है। अब दोबारा जाकर तुम ये नहीं कह सकते जान से मारने की धमकी के लिए दोबारा से लिखो ना, लेकिन तुमने पहले चोरी की एफआईआर दर्ज कराई और फिर तुम्हें दोबारा भी उसने फोन किया तो तुमने जाकर दर्ज कराई कि इसने पहले चोरी तो की थी हमारे घर में, तब भी धमकी देकर गया था और अब फिर धमकी दे रहा है। तो ये दूसरी घटना है, ये दूसरा अपराध है, तो इसके लिए आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये तो आपको अनुमति दी जा सकती है, अदरवाइज एक अपराध में एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होगी। नेक्स्ट एक आती है क्रॉस एफआईआर बच्चे, ये की जा सकती है। क्रॉस एफआईआर क्या होती है? एक ही घटना की दो एफआईआर, एक इसने की और एक दूसरी पार्टी ने की, तो दोनों के अलग अलग। जैसे मैंने आप पर आरोप लगाया कि तुमने मेरे घर में आकर चोरी की है, मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाया, उसी दिन तुमने भी मुझसे ये कहा मतलब कि मैंने चोरी का नहीं, मैं तो इनके घर पैसे लेने गया था, इन्होंने बल्कि मुझे पीटा और मेरा हाथ तोड़ दिया। एक घटना से संबंधित दो बातें, एक वादी कह रहा है और एक प्रतिवादी, अब वो प्रतिवादी भी वादी बन गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो क्रॉस एफआईआर मेंटेनेबल है, पर मल्टीपल एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल ऑन सेम ऑकरेंस। नहीं समझ में आ रही है बात? ये अधिकार भी है, उपकार सिंह के केस में कोर्ट ने कहा यह अधिकार है, और टीटी एंटनी के केस में कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती। अर्नब गोस्वामी के केस में भी कोर्ट ने कहा था कि एक घटना की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्वेश भी किया। अर्नब गोस्वामी केस याद रखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस पर। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, एफआईआर की साक्षिक महत्व क्या है? क्या अगर आपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है तो क्या उस अब एफआईआर जो दर्ज तुमने थाने में कराई है उसे हम कोर्ट में एज एन एविडेंस दे सकते हैं? और अगर हम उसे एज एन एविडेंस दे सकते हैं तो उस एविडेंस की वैल्यू क्या होगी? क्या वो पावरफुल एविडेंस है, क्या वो वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, या वो माइल्ड एविडेंस है? पावरफुल एविडेंस कैसा होता है? सबसे पावरफुल एविडेंस वो होता है बच्चे जो सोल बेस्ड कन्विक्शन होता है, जिसे हम सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहते हैं। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? जैसे डायरेक्ट एविडेंस, और किसी एविडेंस की जरूरत ना पड़े, जब एक ही एविडेंस के आधार पर सजा दी जा सके तो उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहते हैं, सबसे पावरफुल। जैसे आई विटनेस, जिसने अपराध होते हुए देखा, अगर वो आई विटनेस कंट्राडिक्ट नहीं हो पा रहा है और वो ट्रस्टवर्दी है तो आप एक ही आई विटनेस की गवाही पर अपराधी को सजा दे सकते हैं, चाहे कोई कितना भी साक्ष्य हो या ना हो। ऐसे ही कन्फेशन, अगर अपराधी खुद ही यह स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है और ट्रस्टवर्दी है, कन्फेशन सच्चा है और ट्रस्टवर्दी है, तो केवल इस कन्फेशन के आधार पर ही सजा दी जा सकती है। तो ये बड़े पावरफुल एविडेंस होते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन पावरफुल एविडेंस होते हैं, पर क्या एफआईआर भी इसी तरह से पावरफुल है? इतनी पावरफुल तो नहीं है। क्यों नहीं है इतनी पावरफुल? अरे पहली बात, इंफॉर्मेंट दे रहा है, पुलिस के सामने जाकर दे रहा है, ओथ पर दे नहीं रहा, क्या पता झूठ भी बोल रहा, वहां कोई एग्जामिनेशन थोड़ी हो रहा है उसका। पुलिस क्या पता उससे किससे क्या लिखवा रही है। समझ पा रहे ना? हाँ मैं मानता हूं कि उस पर सिग्नेचर है, लेकिन ओथ पर नहीं है। झूठ भी तो बोल सकता है इंसान, नहीं समझे? पुलिस उसमें मिलावट करा सकती है, उसे डरा सकती है, डरा कर भी तो झूठ बुलवा सकती है। तो इसलिए ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं, क्योंकि ये ना तो शपथ पर है ना ऑथेंटिक पर्सन के सामने है। मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप दे रहे हैं तो दूसरी बात है, आप आई विटनेस हैं, लेकिन तुम पुलिस के सामने दे रहे हो और अब पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रही है, मैनिपुलेटेड होने के चांसेस हैं, झूठा होने के चांसेस हैं। इसलिए याद रखना कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एक बात समझ में आई? दूसरी बात समझो, लेकिन फिर इसका यूज कहां है? इसका यूज समपुष्टि में, समपुष्टि में और खंडन करने में किया जा सकता है। समपुष्टि है सेक्शन 160 और खंडन है सेक्शन 148 इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट में था ये सेक्शन 145 कंट्राडिक्शन और 157 कोरोब्रेशन। अब देखो कोरोब्रेशन और कंट्राडिक्शन क्या होता है, मैं आपसे बताता हूं। एक आदमी ने, मान लीजिए मैं एक आदमी हूं, मैं पुलिस के पास दौड़ा दौड़ा गया और मैंने जाकर ये कहा कि मेरे सामने राम ने श्याम का कत्ल किया, मेरी आंखों के सामने राम ने श्याम का कत्ल किया, इस दिन इस समय इस जगह पर।
और मैंने पुलिस को जाकर ये सूचना दी थी। पुलिस ने मेरी सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और राम के खिलाफ उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और मुझे भी एक गवाह बनाया गया। क्लियर? अब मैं आज से मान लीजिए 5 साल के बाद या 2 साल के बाद कोर्ट के सामने बीइंग एन विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में आता हूं। प्रोसिक्यूशन मुझे गवाह के रूप में बुलाता है कि इस आदमी के सामने, इस आदमी के सामने ये मर्डर हुआ था। क्लियर? अब मैं गवाह के रूप में खड़ा हूं, तो प्रोसिक्यूशन कहता है बताइए आपने क्या देखा। मैंने बताया कि जी मैंने ये देखा था कि आज से 2 साल पुरानी बात है, मैं अपने घर से खाना खाकर निकला था, तो फलाने घर के सामने इस समय का टाइम था और ये दिन था, दिन का टाइम था, राम ने मेरे सामने शाम को 2 गोलियां मारी। ठीक है, एक सीधे सीने में और फिर उस पर सटाकर। यही बात उसने कोर्ट के सामने कही। दूसरी पार्टी ने कंट्राडिक्ट किया, लेकिन मैं कंट्राडिक्ट नहीं हो पाया क्योंकि सच्ची घटना थी। और अब मेरा वकील ये कहता है कि जी यही बात इसने पुलिस से भी कही थी। तो अब एक बात जो मैंने आज से 2 साल पहले पुलिस से भी कही, और वही बात मैं एज एन आई विटनेस यहां भी दोहरा रहा हूं, तो इसका मतलब पुरानी और ये वाली बात मिलाकर लगभग सच्ची तो लगी रही है ना। तो आज की बात को और संपुष्ट करने के लिए पुरानी बात को भी उठाकर दिखाया गया कि जैसा आप जो ही आज कह रहे हैं, यही बात इन्होंने आज से 2 साल पहले पुलिस के सामने भी गवाही के रूप में दी थी। अगर ये झूठे होते तो कंट्राडिक्ट होता ना। ये तब भी यही बात कह रहे थे, आज भी यही बात कह रहे हैं, और भविष्य में भी यही बात, क्योंकि घटना सत्य है। तो किसी व्यक्ति की जो बात है उस बात को और ज्यादा संपुष्ट करने के लिए प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने एफआईआर के रूप में पुलिस को दिया है वो रिलेवेंट किया जाता है। एफआईआर की कॉपी भी लगेगी कि एफआईआर में भी यही बात कही गई थी जो आज गवाह यहां कह रहा है। समझ पा रहे ना? तो और बल मिलेगा ना, लेकिन कंट्राडिक्ट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने एफआईआर में कहा कि फलाने दिन फलाने समय मैंने देखा कि राम ने शाम को 2 गोलियां मारी, पुलिस से कही मैंने जाकर ये बात, और आज मैं कोर्ट के सामने कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि राम ने शाम को और गोलू को, दोनों को गोलियां मारी। मेरी बात समझ में आ रही है? या मैं ये कहने लगूं कि राम के साथ गोलू था और इन दोनों ने मिलकर शाम को गोली मारी, तो तुरंत गोलू का जो वकील है वो एफआईआर उठाकर लाएगा और कहेगा देखो जी जज साहब, या तो ये तब झूठ बोल रहे थे या ये आज झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब इन्होंने कहा था कि राम ने शाम को गोली मारी, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि राम ने शाम को और गोलू को, दोनों को गोली मारी। पहले क्यों नहीं बताया भाई तुमने ये बात? अब तुमने ज्यादा जोड़ दी। नहीं समझ में आ रही है बात मेरी? तो एफआईआर जो आपने लिखवाई है, अगर आप वही स्टेटमेंट आज बोल रहे हो तो आपकी स्टेटमेंट को बल देने के लिए एफआईआर को एविडेंस के रूप में रखा जा सकता है, और आज की स्टेटमेंट को काटने के लिए भी तुम्हारी ऑथेंटिसिटी पर कि तुम या तो पहले झूठ बोल रहे थे या तुम आज झूठ बोल रहे हो, उसे क्लैश करने के लिए भी आपके पुराने कथनों को उठाकर यहां रखा जा सकता है। इस तरह से भी एविडेंस के रूप में एफआईआर को रखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना? तो इट कैन बी यूज फॉर कोरोबरेशन और इट कैन बी यूज फॉर कंट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। नेक्स्ट चलिए, और क्या हाँ इसका यूज हो सकता है? यह भी याद रखना कि एफआईआर केवल एक सूचना है। पुलिस के सामने व्यक्ति ने आकर कहा कि मेरे सामने 2 आदमी गोली मारकर भाग गए। पुलिस ने पूछा नाम क्या है? उसने कहा जी मुझे नहीं पता नाम वाम का। तो अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और उसके बाद 2 नाम निकल कर आए, एक्स और वाई। गवाहों से बयान लिए, फिर उससे भी उसकी आइडेंटिफाई कराया, हाँ भाई यही आदमी थे। तो अब अज्ञात की जगह एक्स वाई लिखा गया कि एक्स वाई ने यह घटना की थी। अब एक्स वाई का वकील ये चैलेंज करने लगा कि भाई ऐसे तो पहले क्यों नहीं लिखा था एफआईआर में? इसका मतलब एफआईआर झूठी थी ना। एफआईआर में अगर कोई कमी है, सारी बातें नहीं लिखी हैं, जानने के बावजूद भी कुछ बातें मिस हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा केस ही झूठा हो गया। एफआईआर तो मात्र एक सूचना है जिस आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्यों को एकत्र करती है, ना कि एफआईआर ही अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। एफआईआर केवल सूचना है। जैसे मैंने कहा पीसीएस डे की वैकेंसी निकल सकती है, ठीक है ना? अब तुमने जो है उस पर एक्ट अपोन किया नहीं और वैकेंसी निकल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला।
और तुमने कहा कि सर, तो आप तो कह रहे थे कि निकल सकती हैं, आपने थोड़ी कहा था निकल गई। अरे ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तुम कंपटीटर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब वैकेंसी आ रही है कब नहीं आ रही है आपको रोल में। केवल एक ही व्यक्ति के पीछे थोड़ी रह सकते हैं आप। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एफआईआर केवल सूचना है। मेन रिजल्ट और मेन घटना का पता तो तब चलता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, और सूचना झूठी भी हो सकती है। तो सूचना के आधार पर सब कुछ तय करना, ये कहीं पर भी दिमाग का कार्य नहीं है। तो एफआईआर इज नॉट अ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द एंटायर केस। एफआईआर इज नॉट अ सार संग्रह ऑफ एंटायर केस। पूरे मुकदमे का सार संग्रह नहीं है। वह तो मुकदमे का पता लगाने के लिए पहला स्टेप है, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, आगे की कहानी बुनी जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू इसी हिसाब से आप तय करना। अब ये थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है। आग्नेय नागाइशु के केस में कोर्ट ने बताया कि अगर एफआईआर अभियुक्त ने दर्ज की है तो अब इस एफआईआर की क्या वैल्यू रहेगी। अभियुक्त एफआईआर दर्ज कर सकता है, जिसने अपराध किया क्या वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है? एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है? एफआईआर कोई भी दर्ज कर सकता है, बशर्ते कि उसे पता हो कि घटना घटित हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे आपने देखा होगा, वाइफ ने चाय नहीं बनाई, पति ने कत्ल कर दिया, नहीं है ना घटना? ऐसे ही पड़ोसी से मतभेद हुआ, उसने उसका गला रेत दिया, पत्नी के प्रेमी का गला रेत दिया, पत्नी ने पति को जहर देकर मार दिया। सुना ही है ना घटना? अब जब मार दिया तब एहसास हुआ कि भी पाप हो गया, ये सही नहीं हुआ। कई बार गुस्से में आदमी सब कुछ बोल जाता है। एक मुकदमा था शायद यही मोदी नगर का रहा होगा या कहीं थोड़ा और दूर का, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि उसके प्रेमी को उसने गर्दन काट दी और गर्दन ले जाकर थाने में रख दी, और ये कहा जी ये लो। दरोगा जी भी घबरा गए, भाई ये क्या है बवाल, नहीं समझे? हाँ, हाँ तो गर्दन काट दी ना। अब गर्दन काट कर रख दी, ये है जी वो, कर दिया काम मैंने। अब देखो सब कुछ साफ है, क्लियर है। अब इस आधार पर कि मैंने इस आदमी को मारा है और उसकी गर्दन काट कर वो थाने पर ले आया, पुलिस वाले ने दर्ज की, उससे साइन कराया, उसे जेल में बंद कर दिया, एफआईआर हो गई है। किसने दर्ज कराई? अभियुक्त ने। अब अभियुक्त के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा? तो दो तरह से हो सकती है बच्चे, या तो ये कन्फेशनल हो सकती है, या ये गुमराह करने के लिए भी हो सकती है, नॉन कन्फेशनल हो सकती है। कन्फेशनल का मतलब होता है संस्वीकृति। अभियुक्त ने आकर कहा कि मैंने गर्दन काटी है और ये रखी डेड बॉडी, ये रखी है बॉडी, ये रखा है मुड्डी। तो क्या इस एफआईआर के आधार पर इसे सजा दे दोगे? तो याद रखना, अगर एफआईआर, बड़े ध्यान से याद रखना, अगर एफआईआर कन्फेशनल है, मतलब जिसने अपराध किया है अगर वो ही जाकर एफआईआर लिखवाता है और अपने ऊपर ही अपराध लेता है कि हाँ मैंने ही अपराध किया है, तो इस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कन्फेशनल। मतलब अगर कोई संस्वीकृति पुलिस के सामने की जाती है, अगर कोई अपराधी ये कहता है कि मैंने अपराध किया है, तो अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 23 क्लोज 1 वो रिलेवेंट नहीं होती, क्योंकि माना जाता है जबरदस्ती लिखवा ली होगी। ठीक है? तो अगर एफआईआर कन्फेशनल है तो जर्नली वो एविडेंस में यूज नहीं होगी, लेकिन अगर वो नॉन कन्फेशनल है तो फिर वो एविडेंस में यूज हो सकती है। कहां कहां हो सकती है? वो हो सकती है आपके सेक्शन 19 में और सेक्शन 6 में। सेक्शन 19 में एडमिशन के रूप में, जैसे ये मुंडी कौन लाया था, उसने कहा मैं लाया था, तो ये उसका एडमिशन हो गया ना, अब वो पलट नहीं सकता बाद वाले केस में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसने एफआईआर में यही तो दर्ज किया कि मैंने गर्दन काटी और काटने के बाद मुंडी पकड़ी और लाकर ये देखो दरोगा जी तुम्हारे सामने रख दी है। तो अब मैंने अपराध किया, मैंने काटी, ये तो रिलेवेंट नहीं है, पर मुंडी मैंने रखी दरोगा की कम उस पर, कहां से लाए थे भाई? नहीं समझे? कहां से लाए थे मुंडी? तुमने कहा ना तुम्हारे पास थी मुंडी, हम ये नहीं मान रहे, हमने ये सुनने से मना ही कर दिया कि तुमने काटी। अब तो बोलना पड़ेगा ना। अब वो कोर्ट के सामने बोल रहा है कि कहां से कहां लाते, हमने काटी थी और हमने रखी है। तो जब तुम कोर्ट के सामने कन्फेशन कर रहे हो अब तो रिलेवेंट हो जाएगा ना। तो जर्नली, और तुम्हारा कोर्स ऑफ कंडक्ट, जैसे ही वहां से घटना घटी थी तुमने आकर एफआईआर दर्ज करा दी, तो ये सेम ट्रांजेक्शन हो गया ना, कोई रिलेवेंसी नहीं है। मोटिव है ना व्यक्ति का। अब आप सुनिए,
मैं ये कहता हूं, देखो ध्यान से सुनो, एक लड़की है, मान लीजिए मैं एक लड़की हूं, ठीक, और मैं ये कहता हूं कि हर्ष ने हमारे यहां पर डकैती डाली, ठीक है, और इससे पहले भी इन्होंने मेरे साथ 2 बार रेप कमिट किया, ठीक। अब बात आती है कोर्ट में। अब मैं ये कहता हूं या मैं ये कहती हूं कि इन्होंने मेरे साथ 2 बार क्या किया, रेप कमिट किया, तो क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? नहीं कराई ना रेप की एफआईआर दर्ज, नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कराई ना। और आज आप कह रही हो कि रेप कमिट हुआ, वो दूसरी बात है कि किस तरह से देखेंगे, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हुई होती तो मेरी बात मेरे मोटिव को झलकाती ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? और दूसरी तरह से समझो, मैंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि तुमने मेरे घर में डकैती डाली, और आज मैं एफआईआर दर्ज कराने आया हूं कि तुमने मेरे साथ मारपीट की है, इस आधार पर कि तुमने वो क्यों डाली, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तो ये दूसरी एफआईआर दर्ज की। तो इस दूसरी एफआईआर में तुम्हारे मोटिव को शो करने के लिए प्रीवियस एफआईआर नहीं दिखा सकता मैं? नहीं समझ में आ रही है? तो अब वो प्रीवियस एफआईआर तुम्हारे मोटिव को, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवाया था, इस वजह से तुमने ये किया, तो वो अब एफआईआर यहां मोटिव को शो करने के लिए रिलेवेंट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से एफआईआर, और कई बार एफआईआर बच्चे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में भी रिलेवेंट हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक पत्नी ने ये लिखवाया कि मेरा पति 2 दिन पहले अपने पैसे लेने, या सॉरी, जो वो व्यक्ति है, मतलब जो मृत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति को एक मृत व्यक्ति की एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं अपने पैसे लेने जा रहा हूं देहरादून, ठीक है। पुलिस ने उस आधार पर एफआईआर दर्ज की। जब उसके ट्रंक को खोला वो मिल नहीं रहा था, केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, उस आधार पर दर्ज की। या इसे इस तरह से ना समझकर आप दूसरी तरह से समझिए, अगर नहीं समझ में आता। दिल्ली रेप केस आपने देखा, वो बच्ची थी निर्भया, है ना, और वो मतलब सुबह 3 बजे या 4 बजे मतलब अधमरंग अवस्था में वो सड़क पर मिली, पुलिस को पिकेट को मिली, पुलिस उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले आई। पुलिस ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि इस तरह से मैं अपने एक मित्र के साथ, मैं रात का शो देखकर आ रही थी, और फलानी बस थी, और उस फलानी बस में वो 4 आदमी थे जिन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की और मुझे इस हालत में पहुंचाया, ठीक है। एफआईआर दर्ज हो गई। 4 आदमियों की शिनाख्त करो ना करो, अब वो पुलिस चल रही है, ये तो पता चल गया ना 4 आदमी थे। और फिर लड़की के सामने वो चारों को पकड़कर आपने दिखा भी दिया, और लड़की ने कहा ये है, ये है, ये है, वो भी स्टेटमेंट दे दी। और भगवान ने उसकी उम्र उतनी रखी थी, तो वो बच्ची बेचारी 2 महीने में, 3 महीने में गुजर गई। मुकदमा चला 6 महीने बाद से स्टार्ट हुआ। तो उस लड़की ने जो मरते समय बयान दिया कि इस फला लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया था जिस वजह से मैं इस हालत में पहुंची, और उसी हालत की वजह से वो मरी, तो वो उसका मृत्युकालिक कथन हो गया ना, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया ना। अगर ये सच्चा है और ऑथेंटिक है, तो इसी एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर क्या उन्हें सजा नहीं दी जा सकती? तो एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन भी इन्हीं मामलों में हो सकता है। समझ में आ रही है? एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो देखो ये है नहीं, सारवान कथन तो, सारवान साक्ष्य तो ये है नहीं, पर हाँ, ये संपुष्टि के लिए, ये पूर्व कथनों के खंडन के लिए, कोरोबरेशन के लिए, कंट्राडिक्शन के लिए, मोटिव के लिए, एडमिशन के लिए, और डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूजफुल है। पर एक्यूज के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कन्फेशन के रूप में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, और ये कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये पूरे मुकदमे का सार संग्रह नहीं है, ये तो स्टार्टिंग एलिमेंट है बस। क्लियर? इतना आप इसे तैयार करना। ये इसके कुछ लीडिंग केस है। ललिता कुमारी के केस में कहा मैंडेटरी एफआईआर होना चाहिए। हरियाणा भजनलाल के केस में कोर्ट ने कहा गलत तरीके से एफआईआर करोगे तो हम उसे क्वैश भी कर देंगे बिना आधार के। टीटी वाले केस में कोर्ट ने कहा सेम फैक्ट पर एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अर्नब गोस्वामी के भी केस में कोर्ट ने यही कहा था। और इसमें हासिफ के केस में कोर्ट ने कहा कि ये सारवान साक्ष्य नहीं है एफआईआर। और प्रकाश सिंह बादल के केस में कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर में सारी बातें आए, कोई जरूरी नहीं है। इसी की तरह आग्ने नागाइशु के केस में एक्यूज्ड की एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू बताई, और अर्नब गोस्वामी के केस में कोर्ट ने कहा एक ही फैक्ट पर एक से ज्यादा घटनाएं और एफआईआर नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।